हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए बच्चों, आज से हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये है सेंटर ऑफ मास। बच्चों, इसमें हम लोग केवल सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स इन्वॉल्व है, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इम्पल्स है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक एप्लीकेशन है कॉलिजन्स। इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है और इसके बाद जो एक चैप्टर मिलने वाली है रोटेशनल डायनामिक्स, ये दोनों ही चैप्टर चाहे आप जिस किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है बच्चों। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, और इससे सवाल भी बच्चों काफी बार पूछे गए हैं और काफी अच्छे सवाल भी बनते हैं इससे। और साथ साथ जो कमिंग चैप्टर है रोटेशन, वो तो पूरे मैकेनिक्स का हार्ट ही समझ लो। ठीक, तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोगों को काफी डिटेल के साथ पढ़ना होगा। ठीक, जहां तक बोर्ड के बच्चों की सवाल है तो बोर्ड में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आपको कॉलिजन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में आइडिया लेना है और थोड़ा सा कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का लेना है। ठीक, लेकिन कंपटीशन में हम लोग बहुत डिटेल चीजों को करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के टॉपिक के स्टार्टिंग करते हैं। अभी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास, इंपल्स, मोमेंटम एंड कॉलिजन्स वगैरह के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि कैसे हम लोग फिजिक्स में धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाया अभी तक। तो बच्चों, अभी तक फिजिक्स में जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए तो शुरू में हम लोगों ने पहले बेसिक चीज किया, मतलब फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक टूल्स होती है जिसको मैथमेटिकल टूल्स हमने बोला था, उसके हेल्प से फिजिक्स की चीजों को हम समझ पाते हैं। कोई भी चीज कहीं हो रही है उसे समझने के लिए, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस लगा करके हम लोग समझ सकते थे कि चीजें अगर ऐसी हो रही है तो आगे जाके क्या होने वाली है। ठीक, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या कोई चीज हो रही है तो उसका कॉज क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखते थे। ओके, तो बच्चों उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैथमेटिकल टूल्स कर लिया, वेक्टर वगैरह कर लिया। ओके, मैथमेटिकल टूल्स में ही वेक्टर आता है, पूरा कैलकुलस वगैरह कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए और सबसे पहले मेजरमेंट करना चालू किए बेसिक से। फिजिक्स में हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। ओके, फिर उसके बाद जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या एरर आती है, इसके बारे में हम लोग देखा। फिर हम लोगों ने कैसे किसी डिवाइस, किसी चीज के लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, लेंथ को मेजर करने के डिवाइस क्या है। तो ये तो बच्चों जस्ट लाइक एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो होती है उसको हमने विशेष रूप से देखा था। फिर उसके बाद हम लोग बच्चों मेन जो हम लोग का काम हुआ था वो आ गए थे मैकेनिक्स में, और मैकेनिक्स में हम लोग स्टार्ट किए थे काइनेमेटिक्स से। याद होगा बच्चों, काइनेमेटिक्स की पूरी मैं सार बताऊं आपको, पूरा एक कंक्लूजन बताऊं कि काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा क्या है। तो काइनेमेटिक्स में आपने केवल और केवल मोशन के बारे में पढ़ा है, यही पढ़ा है। चाहे वो मोशन 2 डायमेंशन में हो, चाहे वो मोशन 3 डायमेंशन में हो, चाहे वो मोशन 1 डायमेंशन में हो। भले नेमिंग 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन विशेष रूप से, और उसी मोशन में एक फ्रेम पे है, दूसरे फ्रेम पे है, एक फ्रेम से दूसरी चीज को ऑब्जर्व करो तो रिलेटिव मोशन। ओके, तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने काफी डिटेल के साथ पढ़ी। तो सार ये है कि हमने काइनेमेटिक्स में बस एक चीज को देखा है कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई पार्टिकल यहां से चलना चालू करती है तो कितने समय के बाद वो कहां होगी, किस बात पे जा रही है उस बात पे भी डिपेंड करती है। ठीक, कहां होगी, क्या उसकी रफ्तार होगी। ओके, तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें थी कि पार्टिकल चल रही है तो स्पीड लगातार बढ़ रही है या कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, डायरेक्शन बदल रही है या नहीं बदल रही है। ओके, सारा कुछ बच्चों हम लोगों ने काफी अच्छे से डिटेल डिस्कस कर लिया है। क्लियर? तो एक जनरल फिजिक्स में जब हम आए थे तो फिजिक्स में भाई हम लोगों को एक जनरल आइडिया हुआ ये कि भाई हम मोशन कहीं होगी तो हम इन सब चीजों को थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आने का मौका मिला, जिसमें हम लोग पहली दफा फोर्स से चीजों को हैंडल करना चालू किया। मतलब कहीं जब मोशन हो रही है उसका वजह क्या है। अब यहां पे वजह आप जानना चालू किए। उसके पहले के क्लासेस में आप वजह नहीं समझते थे, वजह पार्टिकल चल रही है बात खत्म। लेकिन अब आपने क्या देखा, अब पार्टिकल के चलने का वजह आप जानना चालू किए। ठीक, तो वजह क्या होती है, फोर्स। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस होती है। ओके, कहां पे डिस्प्लेस होगी ये बात तो आप निश्चित रूप से दे सकते हो, क्योंकि फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन होगी। ओके, फिर काइनेमेटिक्स में दौड़ जाएंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि कहां हो गई। ओके, अब इसमें बेसिकली हम लोग काइनेमेटिक्स वाला पार्ट को कम करते थे, इसमें जनरली हम लोग फोर्स वाला पार्ट को करते थे कि फोर्स लगाने से कितनी एक्सेलरेशन होगी सिस्टम में। अगर सिंगल सिस्टम है तो क्या होगी, कनेक्टेड सिस्टम है। अब कनेक्शन में क्या होती है, केवल हमने कांटेक्ट में केवल बनी हुई है या किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ओके,
तो इन सारे तरह के केसेस को बच्चों हम लोगों ने देखा था, कंस्ट्रेंट मोशन को देखा था। ओके, और उसी में बच्चों एक अलग से चैप्टर हमने बनाया था फ्रिक्शन, याद होगा आपको। फ्रिक्शन में भी हमने देखा था कि जब भी कोई ब्लॉक चलती है तो दो सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स पैदा होती है जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन के बहुत सारे टाइप्स थे। ओके, तो बेसिकली मेरे कहने का यह मतलब हुआ कि जब हम लोग शुरू से फिजिक्स पढ़ना चालू किया, मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि मोशन में हम क्या क्या चीज हैंडल कर सकते हैं बिना कॉज जाने हुए काइनेमेटिक्स में। लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स वाले चैप्टर में आ गए तो बॉडी इधर ही क्यों जा रही है, बॉडी ऊपर ही क्यों जा रही है, इसका वजह हमें पता पड़ा। फोर्स, उसका वजह क्या है, फोर्स। उसको हमने हैंडल करने का काम पूरे डिटेल के साथ किया। उसके बाद हमने उसी में विशेष टाइप का किया फ्रिक्शन वाला, ठीक, वो भी एक प्रकार का फोर्स ही है, वो मोशन में क्या पार्टिसिपेट करती है। ओके, यानी इससे हमारा नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मतलब फिजिक्स के कुछ ऐसे पार्ट जो हमें पता नहीं था उसे हमने समझने का काम किया। क्लियर है? फिर आगे बढ़े बच्चों, तो उसमें फिर से हम लोग मोशन पे आ गए। और मोशन कौन सा था, याद करें, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक विशेष टाइप की मोशन होती है। सर्कुलर मोशन क्यों होती है, उसका वजह क्या है? क्योंकि एक लगातार सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, या ज्यादा बेटर तरीके से कि वेलोसिटी के लगातार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिसके वजह से उसका पाथ कैसा हो रहा है, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन में हमने बहुत सारे टाइप्स किए हैं, 2 टाइप किए हैं। ओके, उसमें एक्सेलरेशन को देखा है, वेलोसिटी को देखा है, किधर होगी, कितनी होगी। ओके, बहुत सारी बातें करी उसमें। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जब उन सब चीजों को कर लिया तो हमारे लाइफ में अभी भी बहुत सारी चीजें होती है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। अभी तक तो फोर्स से हैंडल करने वाला जवाब दे सकते थे, मोशन हो रही है जवाब दे देते, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जिसका जवाब हम लोग अभी तक दे नहीं पाते। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से किसी पाथ, स्मूथ वाला पाथ है, पाथ जैसे भी हो स्मूथ पाथ है, यहां से छोड़ा वहां पहुंची, ठीक, तो बताओ वहां की रफ्तार क्या है। अब इस बात का जवाब काइनेमेटिक्स में नहीं मिल सकता था, क्योंकि छोड़ा ठीक है, अब ये ऐसे पाथ, जिगजैग पाथ पे जा रही है, इसको तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, और लास्ट में जाके वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, तो काइनेमेटिक्स में तो डायरेक्ट उसमें फोर्स लगती है, दिखता है, हर पल डायरेक्शन दिख रहा होता है उसका, हम लोग काम कर पाते हैं, और इसमें हर पल डायरेक्शन चेंज हो रही है, और लास्ट में वेलोसिटी पूछा गया है। इस बात का जवाब कैसे दे? तो काइनेमेटिक्स से जनरली इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। तो कैसे किया था? वर्क एनर्जी थ्योरम या डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया। ओके, मतलब जैसे जैसे बच्चों आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ते जा रहे हो फिजिक्स में, आपको अगल बगल की जो चीजें दिख रही हैं उसको समझने में ज्यादा मदद मिल रही है। उसमें जो चीजें हो रही हैं उसको हम अपने फिजिक्स के लॉ से, फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग से समझ पा रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है। ओके, याद होगा जब मैं आपको फोर्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पुलिंग करना क्यों इजी है पुशिंग से। ये बात भी आपने प्रैक्टिकल चीजों को देखा ही था। ओके, तो उसी तरीके से बच्चों बहुत सारी चीजें हमसे डील नहीं हो पाती। अगर मैं फोर्स और मोशन को केवल पढ़ लूं तो उससे हमारा बहुत सारा चीज क्या होगा, अननोन अभी तक रहेगा। उस चीज को डील करने के लिए हम लोग एनर्जी, वर्क, पावर, इस सब के बारे में एक आइडिया लाया और काफी डिटेल के साथ पढ़ा भी हमने। अब आपके दिमाग में बात हो रही होगी कि सर लगभग दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, हमारे अगल बगल में जो भी चीजें हो रही है, क्या हम सबको अब लगभग डील कर लेंगे मैथ से, फिजिक्स के कंसेप्ट से और मैथमेटिक्स लगा करके? नो, अभी भी बहुत सारी बातें हैं बच्चों जिसको आप डील नहीं कर पाओगे। आपके पास जितनी नॉलेज है आप लगा के देखो, फंस जाओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल, आपको मजा आएगा सुन के। मान लो कि कोई बम है, अच्छे से समझना, मान लो कोई बम है, ओके, कुछ मास है उसका, और अचानक से वो बम एक्सप्लोड कर गया। ठीक, उसका एक्सप्लोजन हुआ तो एक टुकड़ा बम का इस साइड में भागा, तेजी से भागा। ओके, दूसरे टुकड़े पे आप जरा सोचो दूसरा टुकड़ा क्या होगा। आप सारे लोग बोलोगे, इतना तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही आपको, कि सर ये दूसरा वाला टुकड़ा पक्का उसके जस्ट अपोजिट भागेगा। हाँ, ऐसे ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक टुकड़ा इधर भागा तो दूसरा टुकड़ा ऊपर भाग जाए, दूसरा टुकड़ा आपकी तरफ चला जाए या मेरी तरफ आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपको भी पता है कि एक टुकड़ा इधर जाएगी तो एक टुकड़ा इधर ही जाएगी। अब मैं पूछूं ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अभी तक जितनी नॉलेज है उससे करके बताओ, सोच के देखो। नहीं हो पाएगा। सोच के देखो दूसरा टुकड़ा इधर क्यों जाएगा, इस बात का जवाब आपके पास नहीं है। यानी अभी तक नेचर को हमने जो स्टडी किया है ज्यादातर फोर्स के सेंस में किया है। ओके, एंड फोर्स के नेचर के भी बारे में बात करी है हम लोगों ने, एनर्जी के बारे में विशेष रूप से बात करी है। बस नेचर में अब इन्हीं सब चीजों को समझने की कोशिश करी है। ओके, लेकिन बच्चों अब हम लोग नेचर में एक नई चीज और पढ़ने वाले हैं। ठीक, एंड दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
ओके, सब पे आएंगे, अभी तो थोड़ा दूर है, उसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। अब इस बात का जवाब बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से दी जाएगी। हमारे नेचर में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है सिस्टम की, कब कंजर्व होती है, कैसे कंजर्व होती है, ये क्या चीज है, अभी तो आपको बिल्कुल अजीबोगरीब लग रहा हो कि मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन मैंने आपको जो अभी बताया, एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल से हम लोग फिजिक्स की कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक आपको पता नहीं है हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक, मतलब कुछ ऐसी कंसेप्ट। अब एक और कंसेप्ट की बात कर ले, अगर मैं किसी गन से बुलेट को फायर करता हूं तो आपको पता है गन पीछे रिकॉइल करती है, क्यों करती है मैं पूछूं तो क्या जवाब होगा? अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है सर, गोली बाहर निकली, इक्वल एक्शन, ठीक है, उसके पीछे और भी कहानी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई बैलून में गैस भर दिया, उसके नोजल को पकड़ा रहा, ऐसे छोड़ा, बैलून का ये वाला पार्ट इधर, गैस ऐसे निकली और बैलून का ये वाला पार्ट, बैलून का ये वाला पार्ट इधर क्यों गई? आखिर आगे जाने का क्या मतलब है? यहीं पे रुकी रहती, गैस निकलता, ऐसा तो होता नहीं है, वो तो भाग जाती है इस साइड में। सो क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक, आप किसी वाटर में, है ना, वाटर में किसी नाव को डाल दो और नाव के पीछे वाले शोर पे बैठ जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो नाव क्या स्थिर होगा कि नाव भी पीछे भागती है? कभी पर्सनली एक्सपीरियंस करना इस चीज को कि नाव को पानी पे डाल दें और नाव के एक एंड पे बैठ करके मैं बीच में जाने की कोशिश करूं, क्या नाव उस समय स्थिर होती है या नाव पीछे भागती है? ऐसे हम आगे जाते हैं, नाव पीछे क्यों भागती है? ऐसे क्या हो गया भाई नाव में? तो बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नेचर में हो रही होती है, लेकिन फिर भी उसका एक्सप्लेनेशन अभी तक जितनी नॉलेज है उससे आप नहीं दे पाओगे। अब उन्हीं सब बातों का जवाब हम लोग इस चैप्टर में देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी भाषण होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो चलिए बच्चों अब समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। ये चीजें चलेंगी 1-2 क्लास तक। ओके, COM शॉर्ट में से बोलते हैं COM। ओके, सेंटर ऑफ मास। बच्चों फिजिक्स में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हर एक टर्म को फील ही कर लिया जाए, ठीक, प्रैक्टिकली फील कर लिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स दिए गए हैं ताकि चीजों को हम सिंप्लीफाई कर सके या उसके टर्म में मैं अपनी बात को रख सकूं, वैसा ही कुछ सेंटर ऑफ मास है। अब ये एक कंसेप्ट है, ऐसा रियलिटी में आप ढूंढने जाओगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को हम यूज करेंगे इसके टर्म्स में अपनी बातों को रखने के लिए, फील आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप इसको ढूंढने मत जाना। ओके, सो सबसे पहली बात है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। नाम से कुछ कुछ क्लियर है, सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर, मतलब ऐसा ही कुछ दिमाग में तो यही आती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो बच्चों उस ऑब्जेक्ट का हम लोग कन्वीनियंट के लिए अपने डिस्कशंस को कुछ आगे के डिस्कशन में यूज करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करी है जहां पे हम ये मान सके होता नहीं है, मान सके जहां पे पूरी सिस्टम की मास कंसंट्रेटेड है। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मासेस तो हर जगह बिखरी हुई है और फिर आप बोल रहे हो कि सर एक जगह मास कंसंट्रेटेड है, ये कोई बात हुई? हाँ वाकई ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, लेकिन हमें क्या करना है, एज्यूम करना है कि हम उस बॉडी के किस जगह पे हम पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक, अपने कुछ रूल रेगुलेशन है उसके बेसिस से हमें मानना है। ठीक, हम लोग उसके रूल रेगुलेशंस भी देंगे, डोंट वरी, अपने से नहीं मानना है। ठीक, थोड़ा सा फील भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत फील भी मैं करा दूंगा उसमें। तो सिंपल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें यह नहीं समझना है कि भाई सारा का सारा मास वहां होता है, ऐसा मानना है, एक ऐसी पॉइंट माननी है जहां पे पूरे सिस्टम की मास कंसंट्रेटेड है। दिमाग में हमेशा इस बात को रखिएगा। मतलब कुल मिलाकर के हमारी कोशिश यह है, हम लोग की यह कोशिश है कि एक रिजिड बॉडी से हटा के, बड़ी बॉडी से हटा करके एक छोटी सी बॉडी, एक पॉइंट बॉडी में कन्वर्ट करें। मोटा मोटी तौर पर हमारा यही मकसद है, मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमारा मकसद क्या है, एक बड़ी सी बॉडी को रिप्लेस करके एक छोटी सी पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम ले आए। तो उसके लिए कहां पे डालें उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को, ओके, क्या उसका नेचर है, कैसे है, तो इस तरह की चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे इस सेंटर ऑफ मास में। तो मोटा मोटी तौर पर व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कंसेप्ट है,
जिसमें हम ये मानते हैं कि किसी भी सिस्टम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, कोई मासेस के सिस्टम, कंटिन्यूअस, डिस्क, जैसा भी हो, कोई भी सिस्टम है, पेन हो, मैं हो, आप हो, जो भी हो, रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, ठीक, हॉलो सिलेंडर है, जो भी हो, उन सारे का जो मास है आखिर किस जगह पर हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक। तो वो पॉइंट ही क्या कहलाता है जहां पे हम सारे का मास कंसंट्रेटेड माने, उस पॉइंट को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, उस बॉडी का, उस सिस्टम का, ठीक। अगर बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है तो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, एक बॉडी है तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सो अ पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट या रियल पॉइंट? इमेजिनरी पॉइंट कह सकते हो। अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ ए सिस्टम सिंगल पार्टिकल का भी हो सकता है, सिंगल कोई बॉडी का हो सकता है, जिसका भी हो, इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, ओके, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? अब इसको कैसे थोड़ा फील करें, पहले फील कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो जो थोड़ा सा फील करते हैं, ये पेन देख रहे हो, ओके, मैं बोलूं कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, तो आपको लगेगा कि सर पूरा मास इसके बीच में मान लो। हाँ, नेचुरली कोई भी यही सोचेगा और मैं भी यही सोचूंगा। ओके, मान लीजिए कि ये पेन सिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्रिकल का मतलब जैसा क्वालिटी इधर है वैसा ही क्वालिटी इधर है, ना इधर चौड़ा है ना इधर, ऐसा कुछ मान लीजिए। तो क्या एग्जैक्टली बीच में हम इसे रखेंगे तो क्या ये जस्ट ऐसे टिक जाएगी बच्चों? बिल्कुल टिक जाएगी। आपको पता है ज्यादा इधर करूंगा तो नीचे गिर जाएगी, ज्यादा इधर करूंगा तो इधर गिर जाएगी। एग्जैक्टली ये बीच में ऐसे टिकी रहेगी? हाँ, बिल्कुल ऐसे टिकी रहेगी। मैं यहां करूं तो देखिए गिर जा रहा है, यहां करूं तो इधर गिर जा रहा है। ओके, इधर गया ये। ओके, तो भी एग्जैक्टली बीच में रहेंगे तो क्या होगी, सॉरी, एग्जैक्टली बीच में रहेंगे तो क्या होगी, ये ऐसे अटकी सी रहेगी, देख सकते हो। यानी हम ऐसा मान के चले कि पूरी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है, इस जगह बीच में कहीं, ठीक। तो ये कुछ चीजें हमें ऑब्वियस तरीके से दिखाई देती है, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे मेरे पास कोई रॉड है, तो रॉड है तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, ऑब्वियस दिखाई दे रहा है। कोई हमारे पास डिस्क है और यूनिफॉर्म मास का बना हुआ है, सारे जगह सेम मटेरियल यूज किया गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे, कुछ चीजें ऑब्वियस दिख रही है। ओके, तो जो चीजें सिमेट्रिकल है, मतलब जिसको हम इक्वल दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सब तरीके से इक्वल, जैसे इसी को सब तरीके से किसी भी तरीके से करोगे तो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, तो उसके सेंटर ऑफ मास ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। जहां उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री की भी एक सेंटर होती है, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द सारा सिचुएशन सेम है, उस पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ मास बोल लेते हैं। ओके, तो जब हम लोग बात करेंगे फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास lies at the center of symmetry. ओके, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है बच्चों? हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है। इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री यही है, अगर ये पूरी लेंथ L है तो ये L/2 और ये L/2, यानी यहां पे उसके सेंटर ऑफ मास होगी। और ये पूरा डिस्क है, ओके, तो इसकी सेंटर ऑफ मास इस जगह पे होगी। ओके, और भी मैं कर लेता हूं, जैसे ये रिंग है तो इसके सेंटर ऑफ मास यहां पे है। ओके, अब बच्चों यहां पे एक कमाल की बात देखिए, एक रिंग है तो बीच में स्पेस तो पूरा खाली है, अब लोग इसकी सेंटर ऑफ मास इस जगह मानी जा रही है ना, तो बिल्कुल एक इमेजिनरी टाइप का एक पॉइंट है। ओके, अब बोलोगे सर ये पूरी सेंटर ऑफ मास सर ये ऐसे जगह पर आप ले गए कि जहां पे कोई मैटेरियल ही नहीं है। हाँ, हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी पे हो भी सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है, तो इस बात को भी लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ मास मे लाई, मे और मे नॉट लाई, ज्यादा बेटर ऐसे लिखना, मे और मे नॉट लाई एट द बॉडी, ऑन द बॉडी लिखो, ठीक। ये बाहर भी हो सकता है, जैसे आउटसाइड द सिस्टम है, उस मटेरियल पे बिल्कुल नहीं है। ओके, तो चलिए ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, और भी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कि अगर मेरे पास दो पार्टिकल है,
केवल 2 पार्टिकल है। ओके, ये 4 kg का समझो और ये भी 4 kg का है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आप बोलोगे सर 2 पॉइंट मास है। यस, सेंटर ऑफ मास का बोलोगे सर 4 kg इक्वल है सर, बीच में मान लो। एग्जैक्टली, एंड यू आर 100% राइट। इसके सेंटर ऑफ मास यहां से 5 पे है, या यहां से बोले तो 5 पे ही है। ओके, बीच में ही है। लेकिन बच्चों खुद आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चीजों को बताइएगा। ये 4 kg है और ये 5 kg। ओके, मैं बोलूं कि ये 10 सेंटीमीटर पे है। अब इसके सेंटर ऑफ मास कहां है? अब आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास बीच में तो सर नहीं होगा, ऐसा तो फील नहीं हो रहा है। क्या बीच में उंगली डालें, यहां पे इस दोनों को जोड़ दें और बीच में उंगली डालें तो क्या ये एकदम से फिक्स्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी? बोलोगे ना सर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा आपको 5 kg वाले साइड में जाना पड़ेगा। खुद बच्चे हम लोग प्रैक्टिकली ऐसा फील कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगी। यस, थोड़ा सा इस जगह से राइट साइड में होगी, यानी यहीं पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगी। एग्जैक्ट जगह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास सेंटर से थोड़ा सा क्या होगी, इस साइड में होगी। क्या मेरी बातें समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज, कुछ और फील बस करना है आपको, थोड़ा सा ज्यादा मजा आ जाए आपको, बस इसलिए मान लीजिए बच्चों मैंने एक इस टाइप का सिस्टम लिया, ऐसा लिया, इस टाइप का सिस्टम लिया, देख पा रहे हो? तो क्या इसके सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगी? बोलोगे हाँ। लेकिन बच्चों मैं ऐसा सिस्टम ले लिया, आप देखना ध्यान से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ऐसा सिस्टम ले लिया, आप खुद बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास सर एकदम इसके ये वाले लेंथ के बीच में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इस वाले लेंथ, ये वाला लेंथ अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर मैंने ले रखा है, तो क्या एग्जैक्टली 5 सेंटर ऑफ मास होगी? नो, बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे सर इधर मटेरियल कुछ ज्यादा है सर, तो एग्जैक्टली बीच में आप खड़ा करोगे ना तो सर ये ऐसे गिर जाएगा, थोड़ा आप आगे जाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहीं पे कहीं इसकी सेंटर ऑफ मास होगी। ओके, तो बच्चों हमें प्रैक्टिकल चीजों से बड़ा अच्छे से समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास किस जगह पर पॉसिबल हो सकता है, जहां पे वो लगता है कि इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेगा वो। ओके बच्चों, एक बात और समझो, सेंटर ऑफ मास की पहचान होने से एक फायदा यह है, उस जगह से किसी बॉडी को उठाई जाए तो हम सबसे बेस्ट तरीके से उठा पाएंगे, बिकॉज हमारी जो बैलेंस होगी सबसे बेस्ट होगी उस जगह पर। कभी आपने वेट लिफ्टर को देखा है? बिल्कुल आपने देखा होगा। क्या वेट लिफ्टर रैंडमली कहीं से पकड़ के कहीं से उठाता है क्या? ऐसा कभी नहीं करता वो। उसके लिए अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व किए होगे, उसके गेम को देखोगे, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने हाथों को डालता है और अपने पूरे बॉडी के वेट को एक सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करता है, जिसके वजह से क्या हो जाए, पूरी सिस्टम स्टेबल तरीके से हो। क्योंकि थोड़ी भी अनस्टेबल होगी, चीजें बहुत हैवी होती है वहां पे, तो थोड़ी भी अनस्टेबल होगी तो क्या हो सकता है, उसका गेम डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए वहां पे कोशिश ये करी जाती है कि भाई वो उस जगह पे अपने आप को मेंटेन करे जहां पे सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा जगह है जहां से किसी बॉडी को उठाना, उसको बैलेंस करना, ये सब ज्यादा बेटर तरीके से होगा। और प्रैक्टिकल फील कीजिए, मान लीजिए कि एक बोरा है, बोरा समझते हो, उसमें कोई अनाज वनाज रखा हुआ है, कोई कुछ भी सामान रखा हुआ है जो प्रैक्टिकल हम लोग घर पे ऐसा करते हैं, उसे उठाना है, तो क्या पीछे से पकड़ के उठाओगे, उस साइड से पकड़ के उठाना ज्यादा आसान, या बीच से ऐसे पकड़ के उठाना ज्यादा आसान? सब लोग एग्री करोगे कि सर बीच से तो बड़ी आराम से हम उठा पाते हैं, लेकिन इधर से उठाने में थोड़ी मशक्कत होती है। मतलब मशक्कत, ताकत उतना ही लगना है, अनबैलेंस्ड होता है वहां पे, ठीक, वहां पे बैलेंसिंग नहीं हो पाती। तो बीच से करूंगा, बीच का मतलब सेंटर ऑफ मास पोजीशन से उठाऊंगा, लगभग सारी मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड हम लोग मान रहे हैं। अगर हमने पूरे मास के ऐसे लोकेशन कोई उठा लिया जहां पे सारी मासेस कंसंट्रेटेड है, तो पूरी सिस्टम आराम से उठ गई। होपफुली मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सेंटर ऑफ मास की फील है, अगर आपको फील करना है तो इस तरीके से। लेकिन है भी, अभी भी है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट ही, ठीक, सारी मासेस वहां पे थोड़े ना जाके है, एक लोकेशन है जो हमारे लिए ज्यादा स्टेबल सिचुएशन हो जाती है अगर हम उसको लिफ्ट करें, ठीक। तो ये चीज है बच्चों सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का फील तो आ गया, ये भी पता पड़ गया कि सेंटर ऑफ मास कहां कहां हो सकती है, ये भी थोड़ी बहुत फील आ रही है। ओके, लेकिन बच्चों सवाल इस बात का उठता है कि अगर सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास तो निकाल दिए, बहुत अच्छा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे इसी का देख लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे निकलेगा? केवल हम लोग अंदाज लगा रहे हैं कि सर 5 पे तो नहीं होगा, 5 से आगे होगा, बट कितना मुश्किल है। ओके, तो ऐसी ही चीजों का जवाब अभी हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। अभी एक एक करके हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती क्या है एक्चुअल में, कैसे हम निकालते हैं, ओके, और उसके बेसिस पर चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए पहले इतनी छोटी चीज को पहले एक बार आप लिख लीजिए, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। बच्चों अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम निकालते कैसे हैं। ओके, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग दो तरीके की सिस्टम लेंगे। एक, जैसे कोई अलग अलग पार्टिकल बिखरी पड़ी है, आप कह सकते हो डिस्क्रीट सिस्टम है, मतलब अलग थलग मासेस है, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, ऐसे डिस्क्रीट सिस्टम है। और एक पेन जैसा सिस्टम है। पेन जैसा सिस्टम का मतलब एकदम यूनिफॉर्म मास कनेक्टेड है, इसमें मास तो स्कैटर तो नहीं है, हर मास एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और जो भी अब सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे वो अनसिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल का तो देख के बोल दोगे सर यहां पे है, ठीक, तो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो मैं इसको पहले साफ करता हूं। तो इसमें सबसे पहला जो होगा किसके लिए होगा, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है, पार्टिकल, किसका सिस्टम भी, पार्टिकल्स का। ओके, जैसे एग्जाम्पल से या फिर डायरेक्ट मैं आपको तरीका बताता हूं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि कोई ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना लिया है और यहां पे कुछ पार्टिकल्स है। सपोज कीजिए कि छोटा सा पार्टिकल है, मैं बड़ा बना रहा हूं, इसकी मास मान लीजिए m1 है। ओके, और इसकी कुछ ना कुछ तो लोकेशन होगी बच्चों। लोकेशन को हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं, एक तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिखाते हैं या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में। तो चलिए मैंने आपको दोनों के टर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, कोई दूसरी मास है m2 और इसकी पोजीशन वेक्टर r2 है, कोई तीसरी मास है m3, इसकी पोजीशन वेक्टर यहां से r3 है, कोई चौथी मास है यहां पे m4 और इसकी पोजीशन वेक्टर यहां से ओके r4 है। सिमिलरली बच्चों ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं सिस्टम में, और सारे पार्टिकल का हम चाहते हैं कि कौन ऐसा जगह ले लें ताकि पूरे पार्टिकल का मास कंसंट्रेटेड वहां माना जा सकता है। हमारे पास फिलहाल 4 लिया है, ऐसे n पार्टिकल्स हैं। ओके, अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि m1 का कोऑर्डिनेट भी अगर आपको दे दिया जाए x1 y1 z1, मतलब x1 y1 z1 का मतलब समझ में आता है, x एक्सिस से इसकी दूरी क्या है, x1 है, y x एक्सिस से नहीं, मतलब x इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो x पर ये कितना प्रोजेक्शन बनेगा, x1, y पे परपेंडिकुलर डालूं तो y पर कितना प्रोजेक्शन बनेगा, y1, और z पे डालूं तो z1। ओके, ये सब आपको पता है, इतनी छोटी छोटी बातें हैं। x2, y2, z2, सिमिलरली इसका x3, y3 एंड z3। सिमिलरली बच्चों ये जनरल बात है, वो आप सबको पता हो रही है, ये सब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम लोग चाहें तो सेंटर ऑफ मास इसका कहीं ना कहीं यहां मान लीजिए कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की यहीं से ही वेक्टर पता कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, और साथ साथ उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम पता कर सकते हैं बेहद आसानी से। ओके, तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अगर बच्चों मैं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालूं, ठीक, मैं ज्यादा कुछ इसमें डिटेल लिख नहीं रहा हूं क्योंकि फोटो में बहुत कुछ क्लियर है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना चाहूं, उसकी पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, m1 r1 m2 r2 mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, तो ये जो r हम निकाल रहे हैं ये किसकी दरअसल पोजीशन वेक्टर है बच्चों, सेंटर ऑफ मास की। मतलब अगर आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर निकालनी होगी तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। यस, m1 r1 m2 r2, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोला करते हैं, समेशन के रूप में मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, सबको पता होगी, छोटी छोटी चीजें हैं ये। mi ri का समेशन समझ रहे हो, 1 से लेकर के n तक जाएगा ये, और ये समेशन ओवर mi। ओके, तो ये RCOM निकालने का ये तरीका हुआ। ओके, ये वेक्टर के तरीके से। लेकिन हम चाहे बच्चों तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जनरल तौर पे आप सब लोगों को पता है बात, कि किसी भी r को, किसी के पोजीशन वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट के टर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, x1i y1j और z1 के। ओके, अगर किसी का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो हम r1 ऐसे लिखते हैं, यह आपको पता है। सिमिलरली r2 हम कैसे लिखते हैं, x2i y2j
Z2 के। सिमिलरली जो भी होगा ऐसे लिख पाएंगे। उसी तरह से RCOM को हम मान लीजिए कि RCO मेरा X पे है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए यहीं पे सेंटर ऑफ मास कहीं है और इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक। तो फिर RCOM ये होगा। सिमिलरली ऐसे बहुत सारा होगा, ओके। अब बच्चों इसको यूज कर ले इस वाले में तो आपको कुछ चीजें दिखेगी। देखिएगा RCOM का मतलब क्या हुआ, xi प्लस yj प्लस zk, ओके। यहां पे m1 r1, तो m1 r1 की जगह पर क्या लिखेंगे, x1i y1j z1k। सिमिलरली m2 क्या होगा, x2i y2j z2k, ओके। प्लस इसी तरह से ऐसे करते करते टोटल मास आएगा, टोटल मास m1 m2, मैं उसमें केवल भर रहा हूं और कुछ कर नहीं रहा हूं। बच्चों आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें i वाले को अगर हम बहुत सारे को कॉमन ले लें, ठीक, तो क्या मिलेगा जरा देखिएगा। नीचे वाले को समेशन ओवर m लिख सकते हैं, तो देखिए i वाले को कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, बचेगा m1 x1, इधर क्या बचेगा m2 x2, फिर इधर क्या बचेगा m3 x3 बचेगा ऐसे लास्ट में। और मैं अलग से डिवाइड भी कर ले रहा हूं समेशन ओवर m से, क्योंकि दोनों में डिवाइड पड़ेगा, ओके। फिर मैं j वाले को कॉमन ले लूं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, m1 y1 बचेगा, m2 y2 बचेगा, क्लियर है। सिमिलरली बाई समेशन ओवर m। फिर बच्चों मैं k वाला को कॉमन ले लूं, आप पूरा गुना करें, आपके पास समय होगा तो आप कर लेना, m2 z2। सिमिलरली बच्चों इस तरह से समेशन ओवर m। अगर मैं i को i से कंपेयर करूं, लेफ्ट राइट के i j k से, ये तो आपको पता है, इधर सम i बराबर इधर है, तो भाई इधर का x इधर के बराबर होगा। तो जो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i j एंड k, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, और x क्या मिलेगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिटो डिटो ऐसे डॉट डॉट, एंड क्या होगा समेशन ओवर m। व्हाट इज x बच्चों, दिस इज द XCOM, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, तो ये समेशन ओवर हम mi xi बटे समेशन ओवर m लिख सकते हैं बच्चों, ठीक, बात वही है। मतलब जो फॉर्मूला हमें r के लिए मिला लगभग वही फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए मिल रहा है, ठीक। सिमिलरली YCOM निकालें, ओके, ZCOM निकालें। कुल मिलाकर के हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है, सबकी एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं। सबकी वाई कोऑर्डिनेट पता है तो सबकी वाई सेंटर ऑफ मास की वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, और सबकी जेड कोऑर्डिनेट पता है तो सबकी हम जेड कोऑर्डिनेट बहुत ही आसानी से, मतलब सेंटर ऑफ मास की कंप्लीट लोकेशन हम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इस फॉर्मूला से पोजीशन वेक्टर और इन सब तीनों फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। सो ये रहा एक मेथड जिसके हेल्प से किसी भी अलग अलग मासेस का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो होपफुली बच्चों क्लियर है। पहले इसको आप कॉपी कीजिए, कुछ एग्जांपल्स इस पे करते हैं तो ज्यादा फील आएगी। ओके, पहले इसको कॉपी किया जाए। चलिए साफ करते हैं इसको। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ओके, तो हम लोग ने एक रूल बनाया है डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए कि सेंटर ऑफ मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, ध्यान रहे डिस्क्रीट सिस्टम का है, ये कंटिन्यूअस का नहीं है। रॉड वगैरह का अभी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इस तरीके से। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल करके फिर एक कुछ चीज जनरल भी करेंगे। अब मान लीजिए कि यहां पे कोई दो ऑब्जेक्ट है, 10 kg का ऑब्जेक्ट है ये और 20 kg का है ये, और बीच में गैपिंग में दे दिया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो कंफर्म है कि इसके सेंटर ऑफ मास 2 पे तो नहीं ही होगी, हमेशा 20 साइड में होगी, 2 से ज्यादा होगी। कितने पे होगी पता नहीं, निकालना पड़ेगा। ओके, तो कैसे निकालें, देखिए ध्यान से।
अब इसकी सेंटर ऑफ मास आप 10 केजी से जानना चाहते हैं कि 20 केजी से जानना चाहते हैं, किसी एक जगह से, तो किसी को एक को ओरिजिन बना लो। ठीक, क्या करना है आपको, फाइंड COM। ओके, तो इसी को ओरिजिन मान लो। ओके, तो चलिए मैं इसको साइड से साफ साफ बना देता हूं आपको। 10 केजी, 20 केजी, ओके, और इसी को हमने ओरिजिन मान लिया। ओके, तो ये कितनी दूरी पर, अगर हम इसको एक्स एक्सिस थोड़ी देर के लिए मान लें, मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है भाई, तो क्या हो गया ये 4,0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, जेड तो ऐसे है भी नहीं इसमें। ओके, तो बच्चों कैसे इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में ही निकालेंगे। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना चाहेंगे, एक्स और वाई दोनों निकालना चाहेंगे, तो एक्स COM निकालेंगे तो क्या होगा, ये मास गुने एक्स कोऑर्डिनेट, यही तो किए थे, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 10 + 20, ये ऊपर 80, ओके, नीचे 30, सो 8/3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 6 6, ऐसा कुछ। तो बच्चों 2 से ज़्यादा है ना, 2.66 सेंटीमीटर पर इसकी सेंटर ऑफ मास होगी, एक्स कोऑर्डिनेट उसकी, और वाई कोऑर्डिनेट तो होगी नहीं, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो भी 0 हो जाएगी। क्लियर है, YCM 0, तो इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगी। ओके, और वो कितनी दूरी पर होगी, 2.66, 0। ये बच्चों पता पड़ गया। तो यहां से कितनी दूरी, 2.66, तो यहां से अगर कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे, तो पूरे 4 में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर लेंगे, तो यहां से भी दूरी मालूम चल जाएगी। आसान है, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ अगर मैं सवालों को थोड़ा सा और इनहांस करूं, थोड़ा सा, जैसे यहां पे एक पार्टिकल ले लिया 10 केजी का, और इसका लोकेशन मैंने 10,0 ले लिया, और बच्चों यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया 20 केजी का, और इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 5,4, और यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया 10 केजी, या फिर कितने का ले लूँ, 5 केजी का ले लेता हूँ। ओके, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस मैंने 4 तो नहीं बल्कि 2 सेंटीमीटर ले ली, और ये रहा ओरिजिन, और ये रहा वाई और एक्स प्लेन। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि जितनी भी पार्टिकल आपको दिख रही है, जैसे ए, बी एंड सी, इन सारे डिस्क्रीट पार्टिकल के सिस्टम है, अब इन सब का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड COM। ओके, बेहद आसान है बच्चों, कुछ है ही नहीं इसमें, सबके कोऑर्डिनेट्स देख लो। ओके, फटाफट कर लो, तो इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे, एक्स COM निकालते हैं। चलिए m1 x1 स्टार्ट यहीं से करते हैं, 10 × 10 100, डायरेक्ट करो, या फिर चलो लिख लेता हूँ पहली बार, 5 × 20, ये भी 100, एंड लास्ट में देखते हैं इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी बच्चों, सी वाले की कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगी ना, वाई एक्सिस पे है, और ये 2 पे है तो 2 कर लो। ओके, सो 5 × 0 इज 0 हियर। भाई टोटल मास एक बार ऐड करके देख लो, सब सारे मासेस 10 20 एंड 5, कितना हो जाएगा ये 35। ओके, सो दिस इज 35। सॉल्व करते हैं, 100 एंड 100, 200/35, 5 से 5 4 एंड 5 7, सो इतनी सेंटीमीटर इसकी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी, किसकी, सेंटर ऑफ मास की। उसकी वाई कोऑर्डिनेट भी होगी, क्योंकि पूरी मासेस तो वाई में भी बिखरी पड़ी है। ओके, यहाँ पे केवल एक्स में बिखरी थी, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स में भी होता। यहाँ YCM डायरेक्ट करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन ओरल करते हैं, 10 × 0 0, 20 × 4 80, क्लियर है, 80 एंड 5 2 जा 10, तो ये रहा 80 और 10, टोटल मास तो अभी भी 35 होनी है, 90/35, 5 से कट करते हैं, 18 7, तो ये रहा बच्चों किसका, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलने वाली है, तो एक्स पे मिलने वाली है 40/7 पे, 18/7 वाई पे। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों, तो कुछ भी खास इसमें नहीं है, बस आपको सारे जगह का कोऑर्डिनेट्स देख लेने और फटाफट आंसर करते चलने हैं, कुछ भी खास नहीं है इसमें। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं, उसके बाद एक जनरल चीज मैं कर लेता हूं, आप खुद से इस चीज को कर लीजिएगा। ये ओरिजिन है, ओके, खुद से कर लीजिएगा, कुछ भी खास नहीं है। 4 kg, 2 kg, 3 kg, ये रहा 7 kg। सबकी लोकेशन में दे देता हूँ, ये
1,0 पर है, ये 2,0 पर है, ये 3,0 पर है और ये 4,0 पर है। ओके, तो आपको क्या बतानी है? फाइंड COM। ठीक, सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है कि इसकी जो सेंटर ऑफ मास होगी वो x पे ही होगी, क्योंकि सारी पार्टिकल x पे ही है, y कोऑर्डिनेट तो किसी का है ही नहीं, तो y COM का तो मतलब ही नहीं है, तो आप केवल x COM निकाल लो, बस इसी तरह से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो फटाफट पहले इसको कॉपी किया जाए और उसके बाद बच्चों मैं 2 मासेस के लिए एक जनरल केस आपको बताता हूं। काम करता है बहुत सारे जगहों पर, वो अच्छा भी लगेगा आपको। पहले आप इसको कॉपी कीजिए तो फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आइए कुछ सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ और विशेष चीज आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ओरिजिन पे एक मास है और यहाँ पे कोई मास है और यहाँ पे कोई मास है। ये 4 kg है, ये मान लो 8 kg, कुछ भी डेटा ले लो। ये 6 kg, ये ओरिजिन पे है, ये पॉइंट A लेता हूँ और ये पॉइंट B लेता हूँ। ओके, और ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, या ऐसा करते हैं 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, जस्ट ऐसे ये वाली। और ये भी है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो आपसे पूछा गया है फाइंड COM। ठीक, इसका पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? बहुत ही सिंपल है, सारे का कोऑर्डिनेट पता कर लो। जैसे 6 kg वाले का कोऑर्डिनेट तो पता ही है 0,0। अगर 4 kg वाले की बात करें तो इसके भी कोऑर्डिनेट पता कर लो। देखिए ये 2 2 2, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, और ऐसे भी जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो सामने वाले को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये तो बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा 1। ओके, जब ये 1 हो गया, ये 2 है, तो ये तो बेहद आसानी से निकल जाएगा। रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो रूट अंडर 3। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान से 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो रूट अंडर 3, ये वाली। सो एक्स कोऑर्डिनेट इसकी 1 हो गई और y कोऑर्डिनेट √3। b की जहाँ तक बात करें, b पर कौन सा है? 8 kg है, तो इसकी लोकेशन की बात करें सो ये x पे ही है, सो 2,0। तो चलिए फटाफट x COM निकाल लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो 6 × 0 0, 4 × 1 4, 8 × 2 16, टोटल मास 18, 20/18। ओके, तो ये रहा सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट उसका। y COM निकालें तो क्या होगा? 6 × 0 0, 4 × √3 एंड 8 × 0/18। सी हो जाएगा 4 √3/18, सो 2 √3/9 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो x कोऑर्डिनेट भी मालूम हो गया, और तो सेंटर ऑफ मास की जो कोऑर्डिनेट हो गई वो हो गई 10/9, 2 √3/9। सो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आसान था, कुछ भी खास नहीं है। इसी टाइप का और भी सवाल किया जा सकता था। कभी कभी बच्चों सवाल थोड़ा 3 डायमेंशन में वो देने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई क्यूब ले लेंगे, क्यूबॉइड वगैरह ले लेंगे। जैसे मैं क्यूब लेता हूँ, थोड़ा एक प्लानिंग से लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, मैं एक क्यूब ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा ये बनाना पड़ेगा हमें क्यूब। इस तरह का क्यूब ले रहा हूँ। ओके, काम करता हूँ, इसको पहले क्यूब ही बना लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सिस्टम बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्यूब मैंने बना लिया। ओके, और ये हमारा ओरिजिन है। ओके, और बच्चों जितनी भी कॉर्नर्स देख रहे हो, जितनी भी कॉर्नर्स हैं, ओके ओके, जितनी भी कॉर्नर्स देख रहे हो, तो इन सारे कॉर्नर्स पे कुछ मासेस है, कुछ एग्जैक्टली सेम नहीं है,
अलग अलग मास ले लो, 2 kg, 4 kg, कहीं पे 3 kg, ठीक, कहीं पे वापस 2 kg, कहीं पे 6 kg, कहीं पे 8 kg और कहीं पे 1 kg और कहीं पे वापस 2 kg, ठीक। और बच्चों इसकी जो साइड लेंथ है ना, साइड लेंथ इसकी 1 ले लेता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर। सबकी सारे के साइड लेंथ, क्यूब है, साइड लेंथ दी गई है, ओके। और इसको कुछ इस तरीके से रखा गया है, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाली पॉइंट, और ये वाली पॉइंट है वाई एक्सिस, और ये वाली पॉइंट है जेड एक्सिस। अच्छे से देखिए फोटो को, 3D की फोटो है, ये वाली साइड एक्स एक्सिस पे है, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है वो वाई एक्सिस पे है, और ये वाली साइड जो है वो जेड एक्सिस पे है, और एक ओरिजिन पे है, बाकी अलग अलग जगहों पर दिख रहा है, ठीक। साइड आपको पता है, साइड लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, हर की साइड 1 सेंटीमीटर। लोकेशंस चाहो तो आप लिख सकते हो ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, इतनी पॉइंट्स है जिसकी लोकेशंस हमने लिख रखी है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड COM। अब ऐसे सवाल देखते ही बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है कि सर इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखें। क्योंकि 3D का अभी आपका आइडिया थोड़ा कम रहता है, बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो बच्चों ध्यान से देखो, सारे का कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिख लें तो काम आसान हो जाएगा, तब तो कुछ रह ही नहीं गया। देखिए ध्यान से सब लोग अच्छे से फील कीजिएगा, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होती है। तो ए का कोऑर्डिनेट बच्चों अगर हम निकालें तो कितनी दूरी पर होगी, 1 सेंटीमीटर सारे साइड है, तो ये 1 पे ही होगी ना एक्स पे, तो 1,0,0। अगर बी की बात कर ले, या फिर पहले सी की बात कर लेते हैं, तो सी की बात करें तो सी तो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पर कौन सी कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, जेड 0, लेकिन वाई वाली कोऑर्डिनेट आ जाएगी। और अगर बच्चों अगर इस बी को देखें आप अच्छे से, तो ये एक्स और वाई प्लेन में है, ओके, एक्स वाई प्लेन में है, ओके। ये ऐसे एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई प्लेन में ऐसे है। ये एक्स पर कितना है 1, वाई पर कितना है 1, तो यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा कोऑर्डिनेट 1,1। ये जमीन में है ऐसे, तो एक्स पर ये कितना, ये वाला जो मैं ऐसे बना रहा हूं ये तो 90 डिग्री पे है ना बच्चों, ये तो ये कितनी होगी 1 और ये कितनी होगी 1, तो ये बी की कोऑर्डिनेट क्या होगी x,1, मतलब 1,1, और जेड तो है नहीं, एक्स वाई प्लेन पर जेड थोड़े ना होता है। तो ध्यान रखिएगा एक्स वाई प्लेन पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होती है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होती है। ये हो गया। अब सिमिलरली एफ देखिए, चाहे एफ की जगह पर पहले जी देखिए, जी कहां पे बच्चों, जेड पे। जेड पे कौन सी कोऑर्डिनेट होती है, केवल जेड होती है, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो कितनी दूरी होगी 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर साइड है इसकी। एंड अगर f की बात कर ले तो f कौन से प्लेन में है बच्चों, ये x और z, xz प्लेन में, तो xz प्लेन में केवल x और z कोऑर्डिनेट होगा, तो 1,0,1 ही होगा, ठीक, क्योंकि ये कितनी दूरी पर है 1, तो ये 1 पे हो गई और फिर ये भी 1 पे हो गई, ओके। अगर हम लोग d की बात कर ले तो d किस प्लेन में है, आप एक बार अच्छे से विजुलाइज कीजिए, ये y, ये z, d देखिए yz प्लेन में बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये कितनी दूरी पर है, ये है 1 और ये कितनी है 1 ही है। yz प्लेन पर ऐसे भी x 0 होती है, तो ऐसा हो जाएगा। और e देखिएगा तो e किसी भी प्लेन में नहीं है, दरअसल वो 3D में है, ठीक, ध्यान से देखिएगा 3D में कैसे, देखिए ये यहीं से ऊपर न गई है, xy प्लेन के इस वाले पॉइंट से ऊपर गई है। तो अगर मान लीजिए कि किसी xy प्लेन में कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है, इससे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, सोचो, बेस तो 1,2 है, तो इस वाला का कहीं भी जाओगे तो x और y कोऑर्डिनेट तो 1,2 ही होगा ना, बिल्कुल, केवल जितना ऊपर उठोगे वो z आ जाएगा। तो यहां पे देखो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 है, उठ कितने रहे हो ऊपर 1, तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी भाई 1,1 तो था ही, और 1 और साथ में आ जाएगा। सो होपफुली सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट लिखना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। अब तो कुछ है ही नहीं, अगर आपको XCOM निकालना है तो बेहद आसान। चलिए ओरल करते हैं फटाफट, स्टार्ट करते हैं यहां से। इसका तो 0 ही होगा, इसका देखिए x वाला लिख रहे हैं तो सब x के गुना करिएगा, 2 × 1 2 आ जाइए यहाँ पे। पहले नीचे का 3 कर लेते हैं, ओके, या A B C करके करते हैं क्योंकि छूटेगा ऐसे नहीं। सो A B C का आते हैं, सॉरी O A B का नहीं किया शायद, 4 × 1, C का 3 × 0, D का 6 × 0, E का 2 × 1, A B C D E, और F का
F का है 8 इंटू 1 एंड Z का 1 इंटू 0। क्लियर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 होने चाहिए। टोटल मास क्या है एक बार ऐड कर लीजिए, 2 2 4 4 8 8 3 11 11 6 17 2 19 8 30 19 8 27 27 एंड 1 28, आई थिंक 28 ही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 2 4, एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे कहीं छूटे नहीं, 2 2 एंड हियर 4 3 6 2 8 एंड 1। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया 10, 2 2 4 4 8 3 11 6 17 10 27 और 1 28। ठीक है, चलिए 4 2 6 2 8 8 16 इतनी सेंटीमीटर कट कर लीजिए। सिमिलरली YCM निकाल लीजिए, हो जाएगा बच्चों? सबकी वाई कोऑर्डिनेट पता है, खुद से कर लीजिए, ZCM हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह से जब ऐसे 3D की कोई क्वेश्चन हो तो आप बहुत ही आसानी से उससे टैकल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले इसको आप एक बार कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको एक विशेष चीज बताता हूं। वो विशेष चीज क्या है? केवल और केवल 2 मास सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक? क्योंकि आगे चल के बच्चों इसका यूज हम लोग कर लेंगे, कहीं कहीं पे इसका यूज भी होता है। तो पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, तो मैं आपको बताता हूं अभी। आगे अब हम लोग जो विशेष टाइप का चीज करने वाले हैं, 2 मास सिस्टम के बारे में कुछ विशेष बात करने वाले हैं, ठीक? ओके, मान लीजिए बच्चों ऐसा है कि हमारे पास कोई एक मास m1 है और हमारे पास कोई दूसरा मास m2 है ऐसे, और दोनों के बीच कुछ खास डिस्टेंस है। मान लीजिए ये d है, ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, ओके। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की बात करूं बच्चों, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास कहीं होगी, ओके। तो ऐसा करते हैं, यहां पे एक ओरिजिन मान लेते हैं ऐसे, ये ओरिजिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ओके। और इस मास की लोकेशन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहां से कुछ है, x1 मान लेते हैं, और इस मास की लोकेशन यहां से x2 पर, ओके। और सेंटर ऑफ मास इसकी कहीं यहीं पे है, समझिए अच्छे से, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहीं पे। बच्चों हमारी प्लानिंग क्या है कि सेंटर ऑफ मास से ये कितनी दूरी पर है m1, और सेंटर ऑफ मास से ये कितनी दूरी पर है m2। जनरल मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट निकालूं, ठीक, सेंटर ऑफ मास की अगर हम x कोऑर्डिनेट निकाल लें, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा वो क्या होगा। वो होगा ऑब्वियसली m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, आसान चीज़ है ये, ओरल कोई भी लिख सकता था, ओके। अब जो मैं अगर बोलूं कि ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक, जिसकी लोकेशन हमें पता है, ओके, यहां से अगर मैं R1 पे चले जाऊं और यहां से मैं R2 पे चले जाऊं, मैं चाहता हूं कि सेंटर ऑफ मास से इस मास की लोकेशन निकालूं, या दूसरे शब्दों में इस मास से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ रहा है, इस मास से R2 पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, मैं चाहता हूं R1 और R2 के टर्म में चीजों को करूं, ओके। सो अगर बच्चों मैं R1 निकालना चाहूंगा तो R1 क्या होगा, सोच के बताइए, R1 क्या होगा। तो यहां से पूरी दूरी कितनी है, ध्यान से देखिए, यहां से पूरी दूरी कितनी है, XCM, में से कितना घटा लूं, x। तो बच्चों अगर मैं R1 निकालूंगा तो क्या होगा, पूरी सेंटर ऑफ मास की यहां से दूरी कितनी है भाई, ये वाली, मतलब XCOM, में से क्या माइनस कर लूं, x1 माइनस कर लूं, ओके। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो XCOM माइनस x1, देखिए क्या होगा। तो XCOM माइनस x1 करेंगे तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। कुछ चीजें कटेंगी, ये दोनों कैंसिल। अब यहां से m2 कॉमन ले लीजिए,
ऊपर x2 माइनस x1, नीचे m1 प्लस m2। बट x2 माइनस x1 क्या है बच्चों? x2 माइनस x1 क्या है? ये तो d के बराबर है, तो हम इसे d लिख सकते हैं, यानी m2d बाई m1 प्लस m2। ओके, सो दिस इज द R1। क्लियर बच्चों? जब हमें बच्चों R1 पता हो जाए तो R2 निकालना बेहद आसान है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं दिक्कत है, d में से उसको माइनस कर लेना है। ओके, तो R2 निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग दिमाग लगाते हैं, क्योंकि पता है कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा? d। तो R2 निकालना होगा तो d में से R1 माइनस कर लीजिए, d में से R1 क्या है? ये रहा m2d बाई m1 प्लस m2। तो ये हो गया m1d m2d माइनस m2d बाई m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1d बाई m1 प्लस m2। ये हो गया R2। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। अब बच्चों थोड़ा ऑब्जर्व करो चीज़ों को, मैंने दरअसल भले डिटेल बताया लेकिन फाइनल चीज़ों को यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ m1 मास है, यहाँ m2 मास है और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से पहले मास की पोजीशन R1 है और दूसरे मास की पोजीशन R2 है। ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर मैं R1 निकालूं तो क्या हो रहा है? R1 पहले मास से लोकेशन R1 निकाल रहा हूं तो दरअसल वो हो रहा है m2d, टोटल ये d जो कि फिक्स्ड है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए यही निकल के आया था, यहाँ पे देखिए यही निकल के आया था ना। अगर मैं बच्चों R2 निकाल के देखूं तो क्या आता था? m1d बाई m1 प्लस m2। ओके, दोनों चीज को ऑब्जर्व कीजिए, कुछ खास बात आपको नजर आ रही होगी। खास बात यह है कि ये फिक्स्ड ही है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड ही है और ये फिक्स्ड है, क्योंकि d दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है, m1 और m2 भी फिक्स्ड है। ओके, एंड R1 R2 क्योंकि सेंटर ऑफ अगर मासेस ये दोनों बदलेंगी बच्चों, ये दोनों मासेस अगर बदलेंगी, ओके, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या हो जाएंगी? ऑब्वियसली बदलेंगी। क्लियर है? तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं R1 और R2 को डिवाइड कर लूं तो क्या मिलेगा? जरा गौर से देखिएगा, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m2 बाई m1। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, m1 R1 बराबर क्या मिल रहा है? m2 R2। ये तो हर स्थिति में ये चीजें होंगी, m1 R1 बराबर m2 R2। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास से किसी भी मास की लोकेशन, चाहे इसकी चाहे इसकी, उसकी प्रोडक्ट, उसके लोकेशन और उसकी मास की प्रोडक्ट वो बराबर होगी किसी दूसरे का। क्लियर? हमेशा ये बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी चीजें तरीके से हमने बनाया है, m1 R1 इक्वल्स m2 R2, हमेशा ये बराबर होगा। बड़े काम का फॉर्मूला है बच्चों, बड़े काम का है। R1 अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो R2 को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर R1 में कोई भी बदलाव होता है तो R2 में वो बदलाव होना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें इक्वेशन कभी बराबर, क्योंकि m1 और m2 तो फिक्स्ड अगर होती है, मान लीजिए m1 और m2 फिक्स्ड होती है, तो अगर मान लीजिए कि m2 इधर बढ़ रही है, अगर m2 इधर उधर हो रही है तो ये R1 तो गड़बड़ होगा, तो R2 को मैनेज होना पड़ेगा। ठीक, अगर सेंटर ऑफ मास को फिक्स्ड रखनी है तब, सेंटर ऑफ मास एकदम से फिक्स्ड है तब। समझ पा रहे हो? तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर बच्चों सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, ठीक, एक ही जगह पर है, यहीं से इसके लोकेशन को निकाल रहे हो, यहीं से लोकेशन को निकाल रहे हो, तो इन सारी चीजों में बच्चों हम लोग क्या लेके चलने हैं? सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। ओके, मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1 की लोकेशन और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m2 की लोकेशन हम ले रहे हैं। सेंटर ऑफ मास को मैंने फिक्स किया है। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होगा, अगर इसको थोड़ा आगे पीछे बढ़ाओगे, ठीक, तो R2 ऑटोमेटिक बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। ठीक, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कहीं भी सेंटर ऑफ मास अगर स्थिर रखना चाहते हो तुम, और किसी मासेस को अगर डिस्टर्ब करते हो तो सेंटर ऑफ मास कभी तो स्थिर तो रहेगा नहीं। कॉमन सेंस है, अगर ये 4 kg है, ये 5 kg है, सोच के देखो, सेंटर ऑफ मास अभी यहां पे है, अगर 4 kg को और दूर कर ले तो क्या सेंटर ऑफ मास यहीं रह जाएगा कि थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा? होगा शिफ्ट, डेफिनेटली। थोड़ा ज्यादा दूर चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर 4 kg की मास उस साइड में शिफ्ट करी है, ठीक ठीक, तो सेंटर ऑफ मास जो कि इस साइड में शिफ्ट कर गई है,
तो अब इस 5 kg वाले को किधर कर दें? 5 kg वाले को किधर करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वापस पहले वाले जगह पर रह जाए? तो सोचिए 5 kg वाले को हमें थोड़ा इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। कॉमन सेंस है, अगर ये इधर गई है तो सेंटर ऑफ मास को इधर ले गई है। अब सेंटर ऑफ मास को इधर से इधर लाना है, क्योंकि वहीं पे लाना है, तो क्या होगा, इस वाले मास को हमें इधर ले जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो समझिएगा अच्छे से, जहां कहीं भी ऐसा आपको लगे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, बाद में ये चीज पता चलेगा आपको आखिरी में, ये सब चैप्टर के आखिरी में, कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में कब होती है। ओके, फिलहाल अभी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स्ड रहना चाहते हैं और अगर मासेस डिस्टर्ब हो रही है तो हम उसमें एक कनेक्शन कर सकते हैं कि m1r1 बराबर m2r2। ओके, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसको जरा हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो भी होगा, m1 तो फिक्स्ड है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dr1/dt जो भी होगा सेम चीज के। इसको हम चाहे तो डेल्टा r1 भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो डेल्टा r2 भी लिख सकते हैं। बच्चों ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर डेल्टा r से हम अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे डेल्टा r से, तो दूसरे वाले को भी हमें किसी खास डिस्टेंस से शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, हमें खास डिस्टेंस से क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस बात को हमेशा दिमाग में बना के चलेंगे। कहीं भी अगर इस तरह का सिचुएशन हो जहां पे सेंटर ऑफ मास को स्थिर रखना है, ठीक, और दो मास के सिस्टम है, वहां पे फट से यूज कर सकते हो m1r1 इक्वल्स m2r2। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से इसकी लोकेशन यहां पे है, इसकी लोकेशन यहां है। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर इसे इधर शिफ्ट होना पड़ा है तो इसको भी इस साइड में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक, अगर इसे दूर शिफ्ट हुआ है तो इससे भी दूर शिफ्ट होगा। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये काम का चीज है, आगे चल के हमें बहुत काम का चीज यूज में आएगा ये सब चीज। पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इस पे समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसको कॉपी कीजिए बच्चों। चलिए 1 2 3 4 5 हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई चीज हुआ नहीं है बच्चों, सिंपल सेंटर ऑफ मास से, है ना, हमने दोनों मासेस है उसकी लोकेशन के टर्म में कुछ चीजें निकाली है। हमने क्या निकाला है, m1r1 इक्वल्स m2r2। फ्यूचर में इसका यूज करेंगे। ओके, आइए मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, स्पेशली कि ये 2 kg की कोई ऑब्जेक्ट है और ये 8 kg की कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगी, वो तो होगी ही ऑब्वियसली। तो अगर 8 kg को 5 सेंटीमीटर राइट साइड मैं शिफ्ट करता हूं, तो 2 kg को हमें किधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अभी भी डिस्टर्ब ना हो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ 8 kg mass is shifted 5 centimeter right side, then where should the shift of 2 kg is done? Where should the shift of 2 kg be done so that center of mass may remain at same position? ओके, सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे हो। या कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि अगर हम 8 kg वाले को, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट कर दिए तो सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट कर जाएगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इससे भी सवाल निकाला जा सकता है कि सेंटर अगर ये 8 पे चला गया है तो सेंटर ऑफ मास कितने पे शिफ्ट कर जाएगा, तब भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बिल्कुल चेंज ना करें तो सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट किया है तभी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए मैं वो भी सवाल आपको करके बताऊंगा। ठीक है, पहले भी सिंपल सवाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को बिल्कुल शिफ्ट नहीं किया गया है तब। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर आप इसे इधर शिफ्ट करोगे, ठीक, इसको इस साइड में शिफ्ट करोगे, तो 2 kg वाले को अगर इधर शिफ्ट करोगे तो दोनों ही मासेस आगे बढ़ गए।
तो सेंटर ऑफ मास तो आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो सेंटर ऑफ इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक, इसको इधर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको हमने कितना शिफ्ट कराया है, 8 kg वाले को कितना शिफ्ट कराया है, 5 सेंटीमीटर। तो बेहद आसान है, क्या करें, m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2, यही तो पढ़ा है हमने शिफ्ट वाले में। पहले m1, इसी को m1 मान लो, 8 kg को कितना शिफ्ट कराया भाई, 8 kg को हमने 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कराया है। तो m2 क्या है, 2 kg को कितना शिफ्ट कराएंगे, पता है कि इधर ही शिफ्ट कराएंगे, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये करवाना पड़ेगा 40/2, ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बच्चों? इसलिए शिफ्ट इन 2 kg कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरी बात, अगर आपसे ऐसा कोई सवाल कर दे कि अगर इस 8 kg वाले को बच्चों, अगर 8 kg वाले को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, कुछ खास डिस्टेंस पर शिफ्ट कर दिया, तो आप बता सकते हैं कि 2 kg वाले को कुछ नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास कितना आगे भाग जाएगा। क्या ये 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट किया है तो क्या सेंटर ऑफ मास भी 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा या कुछ और शिफ्ट कर जाएगा? आइए मैं उस सवाल आपको करके बताता हूँ। सेम सवाल करता हूँ, 2 kg ज़्यादा बेटर होगा, ये 2 kg है और ये क्या है बच्चों, 8 kg है, ठीक है। मैं डिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बस केवल शिफ्ट की मैं बात बोल रहा हूँ, और इसके सेंटर ऑफ मास जहाँ कहीं भी रही होगी। तो अगर 8 kg वाले को हमने 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया राइट साइड, तो आपसे, और इस वाले को इंटैक्ट जैसे रहने दिया, अब सवाल थोड़ा बदल गया है, अभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं है, मूव कर जाएगी। फाइंड द शिफ्ट इन COM। अब इसको कैसे सोचोगे, सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट क्या होगी, थोड़ा आपको सोचने में पड़ जाओगे कि भाई सर ऐसा तो आपने कुछ बताया ही नहीं है। देखिए लॉजिकली क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जब आप x सेंटर ऑफ मास पे निकालते हो तो कैसे निकालते हो, m1 x1 m2 x2 बाई समेशन ओवर m, ऐसे निकालते हो ना, हाँ नेचुरली ऐसे निकालते हो। ओके, अगर बच्चों मैं इसमें डिफ्रेंशिएट करूं, क्या करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, डेल्टा x COM की मैं बात करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, ओके, तो डिफ्रेंशिएशन करने से ये तो नीचे तो कांस्टेंट रह जाएगा, m1 भी कांस्टेंट है, और x में डिफ्रेंशिएशन मतलब डेल्टा x1, m2 भी कांस्टेंट, डेल्टा x2। क्लियर है बच्चों? अब ये फॉर्मूला आप देखो, जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वाली फॉर्मूला है वही लोकेशन शिफ्ट वाला हो गया फाइनली। देखो, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास बराबर दिस। ओके, नाउ ध्यान से देखना बच्चों, डेल्टा x1 में कोई शिफ्ट है क्या, 2 kg में कोई शिफ्ट है ये, नो। क्या डेल्टा x2 में शिफ्ट, डेल्टा x2 है, बिल्कुल है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। आधे इधर जा रही है तो पॉजिटिव कर लो, इधर जा रही है तो क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो, और इधर जा रही है तो कोई निगेटिव कर लो, ठीक। तो चलिए ओरिजिनल काम कर रहा हूं, डेल्टा x2 5 सेंटीमीटर, प्लस करता हूं, ये कितने के लिए बच्चों, 8 kg के लिए, ये प्लस कर रहा हूं, प्लस समझ रहे हो, आगे के लिए, माइनस करता तो पीछे शिफ्ट। ओके, नाउ देखिए तो क्या हो गया, डेल्टा x COM कितनी हो जाएगी भाई, m1, ये तो खैर कुछ होगा ही नहीं, ये 2 × 0, m2 क्या होगा, m2 क्या बच्चों, m2 है 8 इंटू डेल्टा x2 5, ओके, आगे, और टोटल मास क्या है बच्चों, 2 + 8, ऊपर 40 नीचे 10, 4 सेंटीमीटर की शिफ्ट हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की। किधर शिफ्ट हो जाएगी बच्चों, किधर शिफ्ट हो जाएगी, प्लस वाले को हमने आगे लिया है तो ये भी प्लस आया है तो मतलब आगे शिफ्ट हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर आगे। क्लियर है बच्चों? अब इसमें भी और वैरायटी हो सकता है, आपके खुद मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने 3 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दिया तो सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी, इसको मैंने 5 इधर कर दिया, इसको 4 इधर कर दिया तो सर कितनी सेंटर ऑफ मास हो जाएगी, कहां पे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, m1 r1 = m2 r2 हम वहीं पे लगाएंगे जहां पे सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, वहीं के लिए बातें हैं, ठीक। आप चाहते हो ना बच्चों, जैसे ये जो फॉर्मूला m1 r1 = m2 r2 जो हमने किया है, वो चाहो तुम यहां से भी सोच सकते हो, आसानी से सोच सकते हो ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होती है, स्थिर होती है, तो उसमें कोई शिफ्ट होगी नहीं, उसमें कोई शिफ्ट होगी नहीं, तो आप खुद से सोच सकते हो उसमें कोई शिफ्ट नहीं होगी। मान लीजिए कि अगर कोई चाहता है कि हम एक नए तरीके से करें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर चेंज ना करें तो क्या होगा, तो वो ऐसे लिख सकता है ना बच्चों, ऐसे लिख सकता है ना, देखो ध्यान से, तो डेल्टा x शिफ्ट नहीं हो रही तो 0 कर लेगा कोई, m1 डेल्टा x
प्लस m2 डेल्टा एक्स बाई ये सब जीरो हो गया। तो देखो m1 डेल्टा x1 बराबर माइनस m2 इंटू डेल्टा x2। ओके, तो माइनस का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगी। ऑब्वियसली मतलब एक अगर इधर शिफ्ट हो रही है तो एक इधर शिफ्ट होनी पड़ेगी, एक दूसरे के अपोजिट तो होगा ही नेचुरली। तो अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर लूं, अगर मैं इसको d लिख दूं और इंटीग्रेट कर लूं तो क्या हो जाएगा m1 x1 और मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि अगर मेरे को डायरेक्शन पता रहता है कि एक का शिफ्ट इधर हो रही है तो दूसरे का शिफ्ट इधर हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट, तो अपोजिट यहां आ भी रहा है। अगर हमें मैग्नीट्यूड से केवल मतलब है तो आप पॉजिटिव कर लो, केवल पॉजिटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है और यहां डायरेक्शन के साथ बातें आ रही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आप फोटो बनाते हो तो आपको पता रहता है कि एक इधर होगी तो एक इधर, ठीक। लेकिन मैथमेटिकली तो एक माइनस में आना ही चाहिए और आ भी रहा है। सो यहां अगर बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा dx मैं कर लूं तो dx1 का x1 होगा, तो यहां पे m1 x1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 x2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना बच्चों, ठीक। तो ये भी चीज है जो कमाल की है, वो आप समझ सकते हो। तो इसको अभी फिलहाल वैसे लिखने का है नहीं, हमने इस चीज को पढ़ लिया है कि अगर सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में रहती है तो अगर एक ब्लॉक इस साइड में शिफ्ट होती है तो दूसरी ब्लॉक इस साइड में शिफ्ट होनी है, अपोजिट शिफ्ट होनी है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो सकती है। ओके, और सेंटर ऑफ मास जब शिफ्ट होगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल, डेल्टा एक्स सी एम इक्वल्स m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3। अगर 3 का हो तो बच्चों 3 भी लगा लेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल मास। ओके, 3 का हो 4 का हो तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगी ये हम आराम से निकाल सकते हैं। बच्चों आइए इस पर कुछ सवाल मैं आपको करके बताता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला भी देखा है हमने, डेल्टा एक्स COM क्या पढ़ा है बच्चों, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2, इसी तरह से n के लिए हो जाएगा टोटल समेशन ओवर m, इसका हम यूज करेंगे। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये 2 kg है और ये 4 kg है, गैपिंग मैं नहीं दे रहा हूं, बस मैं इतना सा बोल रहा हूं कि अगर ये आगे 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जा रही है, 4 kg की ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो रही है, तो आपसे बोला गया है कि फाइंड द शिफ्ट इन COM ऑफ सिस्टम, सिस्टम की COM में कितनी की शिफ्ट होगी। बेहद आसान है बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी आपको पता है कि सर अगर 4 kg 5 सेंटीमीटर शिफ्ट करी है तो सेंटर मास यहां तो बैठा तो नहीं रहेगा, वो तो 5 kg के साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सिस्टम की होल मास जहां पे कंसंट्रेटेड 5 kg आगे शिफ्ट किया तो और आगे, ठीक ठाक। ओके, सो क्या करें भाई, ये 2 शिफ्ट हुई है क्या बच्चों, नो, 2 की शिफ्ट नहीं हुई है तो 2 लिखेंगे, लेकिन देयर इज नो शिफ्ट इन 2 kg। 4 kg शिफ्ट पॉजिटिव या निगेटिव, इस साइड वाले को पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड वाले को निगेटिव लेना चाहिए, तो पॉजिटिव शिफ्ट तो 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 + 4, ऊपर 20 नीचे 6, 10/3, इतनी सेंटीमीटर की पॉजिटिव शिफ्ट हुई है। तो सेंटर ऑफ मास किधर भागी होगी, आगे भागी होगी। ओके, 3 का भी चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये 2 kg, ये 4 kg, ये इधर गई है 2 सेंटीमीटर, ये इधर गई है 1 सेंटीमीटर, ये इधर गई है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है, या फिर ऐसे करता हूँ, इसको भी 5 सेंटीमीटर बैक ले जाता हूँ, फाइंड द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम की आगे शिफ्ट हुई है, पीछे शिफ्ट हुई है, पता नहीं अभी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक ही लाइन में निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कैसे निकालते हैं। 2 kg बैग गई है तो 2 × -5, 4 kg भी बैग गई है तो 4 × -1, 6 सेंटीमीटर आगे गई है तो +2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, 4 और 2 6 और 6 12, ये -10 -4 -14, 6 दूने 12, -14 + 12 -2, सही लिखा ना, सो -1/6 सेंटीमीटर। बच्चों ये निगेटिव क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ मास इस साइड में शिफ्ट करी है 1/6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, आसान है। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। अब तो कोई भी सवाल करते रहो, खेलते रहो, इसके साथ कुछ भी नहीं है। 1 kg, 2 kg, 3 kg और ये 4 kg रहा। ओके, 1 kg वाले को मैंने 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया है, 2 kg वाले को मैंने 4 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट किया है, 4 kg वाले को मैंने 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट किया है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे, फाइंड द शिफ्ट in 3 kg so that center of mass
may remain at same position, at previous position करो। मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। ये चेंज कर गया, ये चेंज कर गया, ये चेंज कर गया, ओके। तो सेंटर ऑफ मास में तो चेंजिंग आ सकती है। तो 3 kg को कैसे शिफ्ट हो जाए, 3 kg को किधर शिफ्ट होना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग ना आए। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, बेहद आसान। यहां पे बच्चों डेल्टा सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग की बात नहीं बोली गई है। और ये होता क्या है, तो m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3, इस तरह से जितनी भी मासेस होगी सबके लिए हम लिख पाएंगे ना, ओके। डेल्टा x4 बाई समेशन ओवर m इक्वल्स 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं m1, पहली मास 1 kg, -2 की शिफ्ट हुई है इस साइड में, 2 kg प्लस 3 kg की शिफ्ट तो पूछी गई है, तो 3 kg की शिफ्ट पूछी गई है कि किधर शिफ्ट करें ताकि डेल्टा x क्या हो सके, 0। तो डेल्टा x को 0 कर लिया और इसकी शिफ्ट निकालने चल रहे हैं। m4 की शिफ्ट इस साइड में हो रही है +5, बाकी तो है ही नहीं नीचे कुछ। सो बच्चों -2, 4 2 जा 8 में से 2 गया 6 एंड 20 26, तो उधर जाएगा तो -26। सो 3 इंटू डेल्टा एक्स, ओके, डेल्टा x 3 है ना, 3 वाले का ये, तो कितना आया बच्चों, आई थिंक, अच्छा फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 जा 8 में से 2 चला गया तो ये 6 हो जाएगा, और 5 हो जाए तो 20 - 6 आ जाता है। ये डेल्टा x इक्वल्स -26/3। तो बच्चों ये 3 kg वाले को किधर शिफ्ट होना पड़ेगा, -26/3, मतलब बैक, 26/3 बैक। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे सवाल बेहद आसान माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, सेंटर ऑफ मास के बारे में समझा कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है। हमने ये भी देखा कि सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल्स की, अलग अलग पार्टिकल्स की कहां पे होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से, पोजीशन वेक्टर अगर दिया हो तो पोजीशन वेक्टर के हेल्प से भी हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर है बच्चों। और साथ साथ बच्चों हमने एक स्पेशल चीज सीखा कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रह रही है, 2 मास का सिस्टम का अलग से सीखा कि m1 मतलब इसकी शिफ्ट r1 अगर हो रही है तो दूसरे की शिफ्ट इस साइड में r2 ही होनी पड़ेगी, और m1 r1 इक्वल्स m2 r2। ठीक, शिफ्ट लिख लो या m1 r1 बराबर m2 r2 लिख लो, बातें दोनों सेम है, कहीं भी यूज कर लेना ऐसे। एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होगी, अगर 2-3 ऑब्जेक्ट अगर शिफ्ट हो गए उसमें तो सेंटर ऑफ मास की भी तो शिफ्ट हो ही जाएगी। तो कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन की फॉर्मूला थी वही शिफ्ट पर फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया, 2 के लिए बताया, आप 2 से n के लिए आप उसको एक्सटेंड कर लीजिए, जनरलाइज कर लीजिए, और उसके बेसिस पर मैंने 2-3 सवाल आपको करके सिखाया जिससे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ गया होगा। अब बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि मासेस कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक, अभी तो डिस्क्रीट था, अलग अलग मासेस था, अभी एकदम से कनेक्टेड होगा। जैसे रॉड को ले लो, रॉड के मासेस कंप्लीटली कनेक्टेड है। रिंग, हाफ रिंग ले लो, फुल रिंग ले लो, हर फुल रिंग का तो सेंटर ऑफ मास तो को पता ही है ऑलरेडी, लेकिन मैं हाफ रिंग की बात करूंगा तो उसकी मासेस कनेक्टेड है, डिस्क्रीट नहीं है वहां पे। हाफ डिस्क ले लो, हाफ स्फीयर ले लो, कोन ले लो, ओके। तो इन सारी की मासेस एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे, हम लोग कमिंग वीडियो सेशन में डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो सेशन में।